हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। और ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इट इज़ द पार्ट नंबर 2, जावा ऊप्स वन शॉट पार्ट 2 फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट जो लेक्चर था, जो पार्ट 1 था, उसमें हमने बेसिक्स ऑफ जावा को कवर किया था, जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। उसके बाद आपने क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने समझा कि कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझा। उसके बाद मेथड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं क्लास के अंदर, उसको समझने के बाद हमने समझा मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग होने के बाद जो है हमने एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में भी पढ़ा था, राइट। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 पिलर्स हैं, एक है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। चारों हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा इनहेरिटेंस। अब देखिए, इनहेरिटेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी के 3 पिलर्स से, राइट। बाकी के 3 पिलर्स मतलब वही अपना पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन। वैसे तो सभी इजी हैं, ठीक है, लेकिन still it is very if you are studying for the first time, then it will be very easy for you to understand this concept of inheritance. So java inheritance, in the sense java में हम inheritance कैसे करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो जनरल मीनिंग, इसका जनरल मीनिंग ये होता है ना कि आपने अपने पापा को इनहेरिट किया, मतलब कुछ क्वालिटीज आपने अपने पापा की इनहेरिट की, या फिर अगर आप कह लो कुछ कुछ फीचर्स लाइक स्किन कलर हो गया, ठीक है, या फिर हाइट हो गया, तो ये आपने इनहेरिट किया अपने एंसेस्टर्स से। ओके, मतलब अपने फादर से या फिर अपने मदर से, राइट। सो उसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास जैसे कंसेप्ट्स आते हैं, जहाँ पे जो चाइल्ड क्लास होता है वो पेरेंट क्लास के कुछ फीचर्स को, कुछ क्या, हर एक फीचर को इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये जो लाइन है, इसको आप पढ़ना एक बार, कि यहाँ पे बोला गया है मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, अब आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा, इस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो ये मेरा पेरेंट क्लास है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। इसके अंदर, अरे यार क्या हो गया, हाँ। इसके अंदर हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट है z, एक मेथड है एडिशन वाला, जहाँ पे ऐड ऑपरेशन होगा। एक दूसरा मेथड है सब्सट्रैक्शन जहाँ पे माइनस ऑपरेशन होगा। और चाइल्ड क्लास के अंदर मल्टीप्लिकेशन नाम का एक ऑपरेशन है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, आप 2 पैरामीटर्स लोगे और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मान लो कि ये जो क्लास है, ये क्लास है मेरा ए क्लास। ठीक है, एक मिनट, पेन ले। ठीक है, तो मान लो ये जो क्लास है, ये है मेरे पास ए क्लास। थिन कर लेते हैं, हाँ। तो ये जो क्लास है ये है ए, और ये जो क्लास है ये है बी। सो व्हेन आई राइट लाइक दिस, क्लास बी एक्सटेंड्स, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, इसका मतलब ये है कि बी ने इसको इनहेरिट कर लिया है। समझ में आया आपको? जो बी क्लास है उसने ए क्लास को इनहेरिट कर लिया है। और ये इनहेरिटेंस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे जो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा अपने आईडी में, वो कीवर्ड होगा एक्सटेंड्स। ठीक है, जैसे आपने देखा एक्सटेंड्स कीवर्ड, इसका मतलब ये है कि ये जो बी क्लास है ये इनहेरिट कर रहा है ए क्लास को। और उसके बाद आप लिखते हो जो भी क्लास है, चाइल्ड क्लास को ही लिखना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब ये जो ओरिजिनल क्लास है बी का, इसके अंदर केवल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंड्स ए, मतलब ए को भी इनहेरिट कर लिया है बी ने। बिकॉज ऑफ दिस बी क्या कर पाएगा, एडिशन भी कर पाएगा, सब्सट्रैक्शन भी कर पाएगा, और इसको भी अपडेट कर सकता है, मतलब इसको भी एक्सेस एंड अपडेट कर सकता है। कौन, बी। बी क्लास के अंदर ये तीनों नहीं है, बी क्लास के अंदर ये तीनों नहीं है, बट फिर भी बी के पास एक्सेस होगा ए के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को। ठीक है, मतलब बी के पास पावर होगा ए के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को हैंडल करने का, या फिर पावर इन द सेंस एक्सेस होगा। ठीक है, तो जो क्लास बी है, ये जो है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा बी एक्सटेंड्स ए, तो ये जो पूरा क्लास है ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको।
बी का तो मेथड था ही, बट इसके अंदर इसने क्या कर लिया, अपने पेरेंट क्लास के हर एक मेथड और फीचर या फिर कह लो एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, तो आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कोड रीयूजेबिलिटी हो गया यहाँ पे, राइट, नीड ऑफ इनहेरिटेंस में आता है। इससे क्या क्या फायदा होगा हमें, कोड रीयूजेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक ही कोड आप बार बार लिखना चाहते हो, मान लो एडिशन जो ऑपरेशन है, ये एडिशन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट मान लीजिए कई जगह पे बार बार इसका काम आ रहा है एडिशन ऑपरेशन का, तो आप क्या करोगे, आप बार बार थोड़ी एडिशन का मेथड लिखने जाओगे। आप क्या करोगे, एक क्लास बना लोगे, उस क्लास के अंदर आपने एडिशन एक जो है मेथड बना के रख दिया आपने, फिर उस क्लास को आप इनहेरिट करते जाओ, तो कोड यहाँ पे रीयूजेबल हो रहा है, राइट। इसको थोड़ा पढ़ लेना। बाकी एक्सटेंसिबिलिटी है, और ये मेथड ओवरराइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन ये हम जब पढ़ लेंगे, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जब पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हम एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। बाकी जो कोड होगा वो इसी तरह से होगा। ये जो सुपर, अच्छा, पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी चाइल्ड क्लास तो अपना चाइल्ड क्लास ही होता है। ठीक है, चाइल्ड तो चाइल्ड ही होता है। खैर, ये जो पेरेंट क्लास है और ये जो कीवर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आ गया। खैर, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम जाएंगे अपनी इक्लिप्स आईडी में। इक्लिप्स आईडी में जाने के बाद आपको एक यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक पैकेज बनाया था, इनहेरिट्यूटो। ठीक है, ये मैं बना के रखा था। ठीक है, मैंने वीडियो में नहीं बनाया, अलग से बनाया था। इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है कैलकुलेटर। ठीक है, ये कैलकुलेटर हो गया। अब इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक मेथड लिखने वाला हूँ जो रिटर्न करेगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। और एक मेरा मेथड होगा जिसमें मैं करूँगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे आएगा इंट ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगा इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, और यहाँ पे ये कर देगा रिटर्न, एक मिनट, हाँ, रिटर्न रिटर्न कर देगा ये ए माइनस बी। ठीक है, रिटर्न कर देगा ये ए माइनस बी। तो मेरा एडिशन भी हो गया और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ठीक है, ये एडिशन हो गया और यहाँ पे ये हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो दो मेथड यहाँ पे मेरे पास आ गया ऑलरेडी। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब ये क्लास के अंदर मेरे पास दो मेथड्स है, राइट। अब इसको मैं पेरेंट क्लास बनाऊंगा, पूरा इसकी तरह होगा। ठीक है, हम इसको जो है कॉपी करना चाहते हैं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेटर क्लास। एक दूसरा क्लास बना देते हैं जो कैलकुलेटर क्लास को इनहेरिट करेगा जी। ठीक है, इनहेरिट करेगा। तो मान लो ये हो जाएगा एक सब कैलकुलेटर, सब कैल सब कैल्क कर देते हैं इसको नाम। ठीक है, सब कैल्क। अच्छा, इसको हमने एक क्लास बना दिया सब कैलकुलेटर का। ठीक है, अब इस सब कैलकुलेटर नाम के क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने का। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इंट मल्टीप्लाई इंट ए कॉमा इंट बी। और यहाँ पे ये आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देते हैं, पता नहीं। हाँ, तो इसको उड़ा देते हैं, इस ब्लॉक को उड़ा देते हैं, हाँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया। ठीक है, और बाकी ये कैलकुलेटर जो क्लास था मेरा, इसके अंदर दो मेथड्स ऑलरेडी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये इनहेरिट करे कैलकुलेटर क्लास को, ये मैं चाहता हूँ कि इनहेरिट करे कैलकुलेटर क्लास को। सो व्हाट आई विल यूज द एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स प्लूरल फॉर्म, एक्सटेंड करेंगे किसको, एक्सटेंड करेंगे कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर ही था, हाँ। तो इसने इनहेरिट कर लिया। अब इसको मेन क्लास के अंदर चलाएंगे, तो मेन क्लास एक बना लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे क्लास, और ये मेन को टिक करना है आपको। मेन को टिक करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बताइए भाई। एक मेन क्लास बना लेते हैं, तो मेन इनहेरी का मतलब इनहेरिटेंस। ठीक है, खैर, टाइप इज नॉट वैलिड, मेन इनहेरी इज नॉट, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, एक तो मैंने इसको मिन कर दिया। अच्छा, इसको फिर से लिखता है, मेन और अंडरस्कोर इनहेरी। ठीक है,
तो ये मेन क्लास बन गया। अब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कोड लिखते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। मेन मेथड के अंदर ही हम सब कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेथड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस वाले क्लास का, इस वाले क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सब कैल्क। तो जैसे मैं इसको लिखता हूँ कि सब कैल्क, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एस इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लिख देंगे सब कैल्क, ठीक है। सब कैल्क एस इज इक्वल टू न्यू सब कैल्क, और यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे खूबसूरत चीज़ ये है कि जब आप डॉट ऑपरेटर यूज़ करोगे तो इस क्लास के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मेथड था, तो आप केवल इसी मेथड को क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। बट फॉर योर काइंड नोटिस, यहाँ पे ये ऐड ऑपरेशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन जो कि कैलकुलेटर क्लास का है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर क्लास का, कैलकुलेटर क्लास का। हालांकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सब कैलकुलेटर वाले क्लास का, ठीक है, लेकिन फिर भी still it is able to access the methods of its parent class because of the extended keyword, ठीक है। इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने ऐड करोगे 3 और 7 को, तो यहाँ पे आपको 10 देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं या फिर इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको जब रन करोगे आप, रन करने के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डैट वाज प्रीटी मच इजी। आई होप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था इनहेरिटेंस, ओके। आई होप इनहेरिटेंस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल हम थोड़ी देर बाद देखने वाला है। खैर उससे पहले टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर पॉसिबल, बट इन जावा केवल 3 ही पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं। एक है सिंगल इनहेरिटेंस, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, राइट। अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि जो सब कैलकुलेटर क्लास था वो, उसने क्या किया था, उसने इनहेरिट किया था अपने ऊपर वाले क्लास को, मतलब कैलकुलेटर क्लास को, राइट। तो उसने इनहेरिट किया था, राइट। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। बट अगर कई सारे क्लासेस आ गए, मान लो यहाँ पे देखिए आप ए बी सी डी 4 क्लास है, अब बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, अब सी फिर एक्सटेंड करेगा बी को, और डी एक्सटेंड करेगा सी को, समझ रहे हो। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का खासियत क्या है, खासियत यही है कि अगर मैं इस डी क्लास की बात करूं, ये जो डी क्लास है ना, ये ऊपर के जितने भी क्लासेस हैं ए बी सी सबको इनहेरिट कर लेगा। देखिए बी इनहेरिट कर रहा है ए को, तो जो सी है वो इन दोनों को इनहेरिट करेगा, क्योंकि देखिए सी इनहेरिट कर रहा है बी को और बी इनहेरिट कर रहा है ए को। सो देयरफॉर सी मस्ट इनहेरिट ए आल्सो। सो सी इज इनहेरिटिंग ए एंड बी टुगेदर। उसी तरह से ये जो डी क्लास है, ये डी क्लास इनहेरिट कर रहा है इन तीनों को एक साथ, ठीक है, इन तीनों को एक साथ इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी। ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। समझ में आया आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं एक तीसरे इनहेरिटेंस में, जो कि होता है हियरर्कियल इनहेरिटेंस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हर जगह अगर आप डिज़ाइन पैटर्न भी पढ़ोगे या फिर कुछ भी पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सुपर क्लास, मतलब जो पेरेंट क्लास है, उसको कई सारे क्लासेस इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। मान लो एक क्लास है सब वन, एक क्लास है सब टू, एक क्लास है सब थ्री, तीनों के तीनों एक्सटेंड कर रहे हैं सुपर को, ठीक है। जैसे मान लो जो पेरेंट क्लास है वो मेरा एनिमल क्लास है, और बाकी जो चाइल्ड क्लासेस है मान लो वो एक है कैट, एक है डॉग, एक है काउ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैट एक्सटेंड्स एनिमल, डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, काउ एक्सटेंड्स एनिमल। तो तीनों जो क्लासेस आपने बनाए थे कैट डॉग और काउ, ये तीनों ही एक्सटेंड कर रहे हैं द पेरेंट क्लास, तीनों ही एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट क्लास को, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हियरर्कियल इनहेरिटेंस। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें, जो कि जावा में अलाउड नहीं होता, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास कई सारे दूसरे क्लासेस को एक साथ इनहेरिट करे, ये पॉसिबल नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप अगर कंफ्यूज हो भी रहे हो तो फिर से एक बार रिप्ले करके देख लो मैंने अभी क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो एक क्लास है, अब वो क्लास
एक्सटेंड कर रहा है ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी, कई सारे क्लासेस को एक्सटेंड कर रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू इट इन जावा, यू कैन नॉट डू इट इन जावा। ठीक है, ये इनहेरिटेंस में होता है, ठीक है, सॉरी इनहेरिटेंस नहीं, इंटरफेसेस में होता है, बट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, समझ में आया क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब तक आपने टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो भी आपने पढ़ा है, इसको आप एक बार खुद से इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक तो ये तो नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है। मैंने आपको 4 टाइप्स अभी भी समझाया, 1 2 एंड दिस इज 3। दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन जावा, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट एप्लीकेबल इन जावा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो खैर इनको थोड़ा सा मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये हियरर्कियल इनहेरिटेंस आप एक बार खुद से ट्राई करो। एक एनिमल क्लास बनाओ, एनिमल क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स या फिर कुछ मेथड्स लिखो, और फिर कैट डॉग और काउ देखो कि वो लोग उन मेथड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो होता है सुपर कीवर्ड। अब तक हमने दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, राइट। सुपर कीवर्ड इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू दिस कीवर्ड, ओके। दिस कीवर्ड का मतलब क्या था? दिस जब आप यूज करते थे उसका मतलब ये है कि दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड। मतलब एक क्लास है मान लो, ठीक है, इस एक क्लास के आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, राइट। अब उस क्लास के अंदर जब आप लिखते हो कि दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट अभी आप बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये नेम चेंज होना चाहिए, हो जाना चाहिए, राइट। जब आप लिखते हो ना दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, समझ रहे हो, राइट। तब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आप करेंटली बना रहे हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नेम को आप चेंज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? उसी तरह से सुपर कीवर्ड भी उसी तरह से काम करता है। वो क्या करता है, जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास के कुछ फीचर्स को वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करने देता है। ठीक है, अब ये क्या बात हुआ, इनहेरिटेंस तो हो ही रहा था, आपने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, इनहेरिट हो रहा था। बट याद रखना, कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। जब आप एक किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करते हो, आप उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट करते हो, आप उसके कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर पाते। तो कंस्ट्रक्टर को आपको अलग से इनहेरिट करना पड़ेगा, and that is done using the super keyword. First point पढ़िए, it is used to differentiate the members of superclass from the members of subclass if they have same names. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बाद में हम चर्चा करेंगे। The point that I was wanting to point, मतलब जो पॉइंट मैं पॉइंट करना चाहता था वो ये है, सेकंड पॉइंट जो भी है, it is used to invoke the superclass constructor from subclass। ठीक है, superclass मतलब पेरेंट। तो used to invoke the parent constructor from child, parent constructor from child, ठीक है, ओके। तो चाइल्ड क्लास के अंदर आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हो यूजिंग द सुपर कीवर्ड। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था, एक बहुत सिंपल एग्जांपल इनहेरिटेंस को समझने के लिए। अब मान लो ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है, अब मान लो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये है मेरा पेरेंट क्लास, ठीक है, ये हो गया मेरे पास मेरा पेरेंट क्लास। अब इस पेरेंट क्लास के अंदर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर लिखा मैं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया खुद से। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पैरामीटर्स लूंगा कुछ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिया दो नंबर जो है मैं उसको एज एन इनपुट लेना चाहता हूँ। द टाइम व्हेन आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, राइट, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आई वांट टू असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल्स दैट आई वांट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई व्हाटएवर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मुझे दो नंबर मैं लूंगा, इंट ए और इंट बी, वंस अगेन, ओके। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है दिस डॉट ए इक्वल टू ए, रेड लाइन आएगा, दिस डॉट बी इक्वल टू बी। अच्छा, रेड लाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इस क्लास के अंदर ए और बी को समझ नहीं पा रहा है कि ए और बी है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फील्ड के अंदर आपको इसको लिखना पड़ेगा, जो फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा इंट ए। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया इस क्लास का, इंट बी ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इस क्लास का। तो इस क्लास का दो प्रॉपर्टी है, एक है ए एक है बी, दोनों का डेटा टाइप इंट है, ओके, दोनों के डेटा टाइप इंट है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया।
और इसको भी मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तब हो गया रे। इस क्लास को समझ लो थोड़ा सा, ये क्लास था कैलकुलेटर, इसके अंदर मैंने फील्ड्स डाला कुछ, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर डाला, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कंस्ट्रक्टर में जब मैं कॉल करूंगा, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपने मेन मेथड के अंदर या फिर मेन क्लास के अंदर, तो उस टाइम पे मैं दोनों नंबर्स को वहीं पे इनपुट एज एन इनपुट वहाँ पे दे दूंगा, ओके। देन वी हैव द एडिशन मेथड विच इज जस्ट गोइंग टू रिटर्न ए प्लस बी। ए प्लस बी कहाँ से लेगा, जो कंस्ट्रक्टर में आप ए और बी पास करोगे उस ए प्लस बी को ये लेगा। सब्सट्रैक्शन में भी सेम, ओके। ओके, अब आते हैं चाइल्ड क्लास में। ये था पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का ये सब इनहेरिट हो चुका है। ए और बी इनहेरिट हो चुका है, एडिशन इनहेरिट हो चुका है, सब्सट्रैक्शन भी इनहेरिट, डन। बट क्या ये कंस्ट्रक्टर को आपने इनहेरिट किया? नहीं, कंस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड, इसको अलग से इनहेरिट करना पड़ता है। तो जब आप चाइल्ड क्लास में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड लाइन आ रहा है, तो इस रेड लाइन के ऊपर आपको होवर करना है। होवर करने के बाद आपको दिखेगा ऐड कंस्ट्रक्टर। तो जैसे आप ऐड कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करोगे तो ऑटो जेनरेटेड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन जाएगा। आप देख सकते हो पूरा पेरेंट क्लास की तरह एक कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया है, सब कैल्क इंट ए कॉमा इंट बी। बट अंदर हमने लिखा है, अंदर हमने ये नहीं लिखा कि दिस डॉट ए इक्वल टू ए समथिंग समथिंग, हमने सुपर कीवर्ड का यूज किया। इसका मतलब ये है कि भैया इस क्लास का जो पेरेंट क्लास है उसके पास जाओ और फिर उसी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। समझ रहे हो? मतलब आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेना, इस वाले कंस्ट्रक्टर को, ओके। अगेन वन सेकंड, जब आप चाइल्ड क्लास का, आप देखिए मेन मेथड में आते हो, यहाँ पे एक मिनट, मेन मेथड में आते हैं, ठीक है। इस मेन क्लास के अंदर आते हैं, मेन मेथड में देखो, यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास को आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो वो चाइल्ड क्लास का बना रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, राइट। तो चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपने बिल्ड किया है, तो ऑब्वियसली ए और बी आपको यहाँ पे इनपुट एज एन इनपुट तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आपने दे दिया मान लो 3,7, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो ये देखिए सिंपल, मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। और 3,7 करके, और यहाँ पे जो मैंने सिंपली ऐड मेथड को मैंने कॉल किया। अब ऐड मेथड यहाँ पे नहीं है, तो क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है कैलकुलेटर को, तो यहाँ पे ऐड मेथड ये कॉल कर देगा और ए प्लस बी जो है वो हो जाएगा। तो इसका फ्लो को समझते हैं अगेन। देखिए यहाँ पे आया, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट जब बनाया तो इसने क्या किया, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। चाइल्ड क्लास के अंदर ये गया, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर कीवर्ड यूज किया गया, तो इसलिए ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद क्या हुआ, ए के पास वैल्यू आ गया 3, बी के पास वैल्यू आ गया 7। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया एस डॉट ऐड। अब ये ऐड देखेगा यहाँ पे ऐड है क्या, नहीं है, बट ये एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को, तो पेरेंट क्लास के अंदर जाएगा, देखेगा ऐड है क्या, हाँ ऐड है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। इस मेथड को इसने एग्जीक्यूट कर दिया। दिस इज द फ्लो ऑफ whole program. I hope you got it what inheritance is all about and how this super keyword works. Okay, the second point is that it is used to differentiate the members of superclass from the members of subclass if they have same names. अब देखिए होगा क्या, मान के चलिए कि ये मेरे पास चाइल्ड क्लास में आते हैं, चलो, ओके। सो अब देखिए, मान लो कैलकुलेटर के अंदर मेरे पास एक ग्रीट फंक्शन है, ठीक है। एक ग्रीट मेथड है या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड लिखते हैं, चलो। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। मेथड हम बना रहे हैं, तो ये जो मेथड, अच्छा ये ऊपर के भी तो मेथड ही थे, चलिए ग्रीट नाम का एक मेथड हम बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉइड, रिटर्न टाइप वॉइड होगा, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रीट। ग्रीट, एक कैलकुलेटर हमें ग्रीट कर रहा है, ठीक है। क्या ग्रीट करेगा, मान लो इसने ग्रीट किया हेलो, ठीक है, हेलो। और ये जो सब कैलकुलेटर है, सब कैलकुलेटर, इसने भी एक मेथड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ जो कि होगा वॉइड ग्रीट वंस अगेन, वंस अगेन। तो यहाँ पे दो मेथड्स मेरे पास आ गए, वॉइड ग्रीट, ओके। और इस ग्रीट मेथड के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ सिस आउट, अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ, सिस आउट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, पेरेंट क्लास के अंदर भी एक ग्रीड मेथड है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक ग्रीड मेथड है। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेथड है, मैं इस मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ, इस ग्रीड मेथड को, ठीक है। तो इस ग्रीड मेथड को कैसे एक्सेस करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप कभी भी इसको प्रिंट करा ही नहीं सकते। देखिए मैं कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखिए आपने क्या किया, आपने इस चाइल्ड क्लास
एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं इसमें। यहाँ पे आकर तो ये देखिए हमारे पास दो है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कॉल करने जाओगे, मान लो मैंने यहाँ पे कॉल किया एस डॉट, मैं यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ ग्रीट मेथड को। तो ग्रीट मेथड को जब मैं कॉल करूँगा, ये देखिए ग्रीट मेथड को जब मैं कॉल करूँगा, इसने प्रिंट किया बाय। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि ये इस चाइल्ड क्लास के अंदर इस ग्रीट मेथड को कॉल कर रहा है। बट मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि क्योंकि ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है कैलकुलेटर को, मतलब दिस इज द पेरेंट क्लास, राइट? ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस मेथड को भी इनहेरिट करना चाहिए, राइट? दिस चाइल्ड क्लास शुड यू नो इनहेरिट दिस मेथड। अब ये इनहेरिट करेगा कैसे? क्योंकि आपने यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कर दिया है। अब ये देखिए, मैं मेथड ओवरराइडिंग टर्म अभी यूज नहीं करना चाहता, ठीक ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। बट ऑब्वियस सी बात है इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपने मेथड को ओवरराइड कर दिया। So once you have overridden the method, so what will happen is when you are calling s.greet, it will only call this method। इस मेथड का क्या इनहेरिटेंस का क्या फायदा हुआ? इनहेरिटेंस का क्या फायदा हुआ? मैं तो इसको एक्सेस कर ही नहीं पा रहा हूँ। हाउ यू कैन एक्सेस दिस मेथड? हाउ? दिस इज द क्वेश्चन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यू क्रिएट another मेथड। मान लो यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाता हूँ, ग्रीट पेरेंट। अब ये पेरेंट क्लास के ग्रीट मेथड को कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा? हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो है सुपर, ठीक है, हमने लिखा सुपर डॉट। अब सुपर डॉट जैसे आप लिखोगे तो ये पेरेंट क्लास के जितने भी पैरामीटर्स, सॉरी जितने भी फील्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी फील्ड्स हैं और जितने भी मेथड्स हैं उनको ये यहाँ पे ला देगा, राइट? तो हम ग्रीट को यहाँ पे कॉल कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करेगा? पेरेंट क्लास से ग्रीट मेथड को कॉल कर देगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एस डॉट ग्रीट था, अब एस डॉट हम क्या लिखेंगे? ग्रीट पेरेंट। ग्रीट पेरेंट तो हम ग्रीट पे, अच्छा ग्रीट का स्पेलिंग छोड़ दो यार, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 बाई हेलो, तो हम दोनों मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा काम यहाँ पे सुपर कर देता है। जो दो प्रॉब्लम्स आ रहे थे हमारे इनहेरिटेंस में, देखिए इनहेरिटेंस में दो प्रॉब्लम था। एक तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो पा रहा था, और एक जो सेम नेम वाले मेथड या फिर सेम नेम वाले एट्रीब्यूट इनहेरिट नहीं हो पा रहा था। तो उस केस में हमने सुपर कीवर्ड का यूज किया। यहाँ पे दो यूसेज हैं सुपर कीवर्ड्स के, इनको बस आपको ध्यान में रखना है। ओके, लेट्स गेट बैक टू आर सेकंड पिलर। तो ये फर्स्ट पिलर यहाँ पे खत्म होता है जो कि है इनहेरिटेंस। आई होप इनहेरिटेंस में और कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं है, ठीक है, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे मैंने कवर करवा दिया है, बाकी तो प्रैक्टिस है, ठीक है। ओके, अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या हमने किया है? हाँ किया है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बोथ आर बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक काम को कई तरीकों से अगर आप करते हो तो उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। एक काम को कई तरीकों से आप कर रहे हो, देखिए जो मेथड्स है, आप मेथड्स सेम नेम वाले मेथड्स को लिख रहे हो बट अलग अलग तरीके से। या तो आप पैरामीटर्स डिफरेंट कर दे रहे हो या तो रिटर्न टाइप डिफरेंट कर दे रहे हो। सो एवरीथिंग इज पॉलीमॉर्फिक। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स में लिख सकते हो कि जो हाँ जो, एक मिनट इसको पतला कर देते हैं। तो जो मेथड 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 ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब ये थ्योरी आपके लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने क्लास में अपने कोर्स में इसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कुछ कुछ भी नहीं है, हम देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये दोनों किस में आएंगे? पॉलीमॉर्फिज्म में आएंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये जो दोनों है ना, ये दोनों, अच्छा इसको लिख ही देते हैं। अच्छा एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो है मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक मिनट देख लेता, हाँ ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोथ आर रिजॉल्व्ड एट कंपाइल टाइम, ओके, दोनों कंपाइल टाइम में रिजॉल्व होता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। इसी को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में होता क्या है, सेम नेम के कई सारे मेथड्स, सेम, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर जब आप बना रहे हो तो उसका कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो भी तो सेम होता है। अब देखिए, मान लो कि मेरे पास कंस्ट्रक्टर है,
ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। ये हो गया मेरे पास कंस्ट्रक्टर्स। अब ये कंस्ट्रक्टर्स जो है, एक है 2 पैरामीटर वाला, एक है 2 पैरामीटर वाला, एक है 3 पैरामीटर वाला। आपको याद होगा, आपको याद आ रहा होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हमने ये किया था। एक है मेरे पास डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली जेवीएम डिसाइड कैसे करेगा कि 2 पैरामीटर वाले को कॉल करना है या 3 या डिफ़ॉल्ट वाले को। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेन मेथड होगा मेरे पास, मेन मेथड में हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो मान लो इसके अंदर आप कॉल कर रहे हो 2 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। मतलब ऐसे क्लास बनाया आपने एक, और यहाँ पे 2 पैरामीटर आपने दे दिया, मतलब 2 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? 2 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर रहे हो। तो जेवीएम जेवीएम तो इसको एग्जीक्यूट करता है, राइट? आपको पता ही है, जेवीएम एग्जीक्यूट कर रहा है, जावा एग्जीक्यूट कर रहा है इसको। तो ये जब यहाँ पे आएगा, ये देखेगा अच्छा ये 2 पैरामीटर वाला है, तो चलिए इसको कॉल करते हैं। ये कॉल हो जाएगा, बाकी ये दोनों कॉल नहीं होगा। समझ में आया आपको? बाकी ये दोनों कॉल नहीं होगा। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन कब लिया जाता है? ये डिसीजन लिया जाता है कंपाइल टाइम में। तो जो भी डिसीजन कंपाइल टाइम में लिया जाएगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, उसको हम कहेंगे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। बस बात खत्म। तो मेथड ओवरलोडिंग आपने पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपने स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया है, ठीक है। दिस इज ओनली व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल अबाउट। पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिक का डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बाकी ये डेफिनेशन जो है ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए है। उसके बाद आता है हमारे पास डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके लिए इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। अब मेथड ओवरराइडिंग के लिए हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, बेसिकली यही होता है मेथड ओवरराइडिंग। मतलब मान लो कि ये तो मेरे पास है, ठीक है, एक दूसरा कोड लेते हैं। तो चलिए इसी इसी में काम करते हैं, ठीक है, इसी में काम करते हैं। ओके, हाँ, 1 मिनट। अरे यार, हाँ ये रहा। चलिए इसी में काम करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक हम मेथड ले लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे void। अब इसमें भी प्रिंट करा दें, ठीक है। तो void लेट्स से डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का हम एक मेथड बना रहे हैं यहाँ पे, जो क्या करेगा, जो प्रिंट करेगा, 1 मिनट। What it will print what डिस्प्ले। ये करेगा कि है आई एम इन पेरेंट क्लास। ये पेरेंट क्लास है ना? नहीं सॉरी, ये चाइल्ड क्लास है, राइट? अच्छा अच्छा, चलो इसको चाइल्ड क्लास में रखते हैं। तो हाय, आई एम इन चाइल्ड क्लास, आई एम इन चाइल्ड क्लास। तो ये चाइल्ड क्लास में आ गया, ठीक है। देख रहे हो आप? अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चाइल्ड क्लास है ये, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सटेंड कर रहा है ना, चाइल्ड क्लास है। और जो पेरेंट क्लास है मेरा, कहाँ गया? ये रहा पेरेंट क्लास, ये देखो पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के अंदर भी हम एक मेथड लिखने वाले हैं जो कि होगा void डिस्प्ले। सेम सेम नेम का मेथड होगा। अब देखिए चलवा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी प्रिंट कर रहा है। मान लो इसने प्रिंट किया कि हाय, हाय, आई एम इन पेरेंट क्लास, आई एम इन पेरेंट क्लास। अब होगा क्या? देखिए ये मेरे पास एक मेथड है, ठीक है। ये मैं मेथड ओवरराइडिंग के लिए करना चाहता हूँ, तो इसको एक अलग मेथड, अच्छा क्या नाम दूँ इसको? छोड़ो यार इसको। अच्छा यहाँ पे देखो, ये इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, हाँ। तो मेरा फोकस यहाँ पे है, ठीक है। ये बाकी के कोड को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। बाकी फोकस यहाँ पे करो डिस्प्ले वाले में। अभी डिस्प्ले को देखना ज़रा, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, बाद में चल के मुझे ही प्रॉब्लम होता है। खैर, फिर डिस्प्ले में आई एम इन चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड को ये चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर रहा है। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा था, ठीक है। ग्रीट के केस में भी वही चीज़ हो रहा था, राइट? अगर आपको याद आ रहा होगा, ग्रीट और डिस्प्ले दोनों दोनों ओवरराइड हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों ओवरराइड हो रहे हैं। आप चेक कर सकते हो ओवरराइड हो रहा है कि नहीं यूजिंग द ओवरराइड एनोटेशन। तो जैसे ही आप ओवरराइड लिखोगे यहाँ पे, तो अच्छा यहाँ पे ओवर, अच्छा 1 मिनट, ओवर यहाँ पे राइड, हाँ। तो ये एनोटेशन आप देख सकते हो एकदम, कोई भी रेड लाइन नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये मेथड जो है ना, ये मेरा पेरेंट क्लास के अंदर है और इसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इस वाले मेथड को क्या मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। क्या ऐसा कोई मेथड मेरे पेरेंट क्लास में है? नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन आ गया। रेड लाइन क्यों आया? लिखा है कि रिमूव द ओवरराइड एनोटेशन। रिमूव द ओवरराइड एनोटेशन क्योंकि 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 ऐसा कोई भी मेथड पेरेंट क्लास में लिखा ही नहीं गया है। सो आप ओवरराइड यहाँ पे कर नहीं रहे हो, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? राइट, दैट इज द क्वेश्चन, व्हाई आर यू लाइंग? ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, ये सही है। अच्छा, क्या ये ग्रीट ओवरराइड हो रहा है? तो चलिए चेक करते हैं। ओवर ओवरराइड ओवरराइड हाँ, ये ओवरराइड हो रहा है। तो ये जो ग्रीट मेथड और डिस्प्ले मेथड है, ये दोनों ओवरराइड हो रहा है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं अपन, ठीक है। अरे यार, एक मिनट। हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये दोनों मेथड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब हम जाते हैं यहाँ पे इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरा क्लास बना रहा हूँ, सॉरी दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसी क्लास का सब कैल्क हो गया मेरे पास। S1 इक्वल टू न्यू न्यू और यहाँ पे लिखेंगे सब कैल्क और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मान लो 4,4, ठीक है। ये बेस्ट होगा, 4,4, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब देखना जरा, इसको इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, ध्यान से देखना, इसका मतलब हमें डीपली समझना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर। ध्यान से देखना, ये पता है कैसा फॉर्मेट है? ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि आपने लिखा पेरेंट, फिर आपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल टू न्यू, और फिर आप लिखोगे चाइल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड जैसे आप लिखोगे, फिर आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। बाकी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स आप ले भी सकते हो। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, बट किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसमें थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली ये है क्या। अब ये जब आप लिखते हो ना, कि जब आप ये लिखते हो कि पेरेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ओबीजे, मतलब ये जो S1 ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस टाइप है वो है पेरेंट, जो रेफरेंस टाइप है वो है पेरेंट, बट जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो है चाइल्ड, जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो है चाइल्ड। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आप चाइल्ड क्लास के हर एक मेथड को, हर एक एट्रीब्यूट को आप एक्सेस कर सकते हो, बट जो ओवर रिडन मेथड है वो केवल किसका चलेगा, वो सॉरी जो मेथड है, अगर सेम नेम का मेथड हुआ तो केवल चाइल्ड क्लास का ही चलेगा। अच्छा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ S1 डॉट, अगर मैं लिखूँ डिस्प्ले, तो किसका डिस्प्ले चलेगा? कैलकुलेटर मतलब जो पेरेंट क्लास है उसका डिस्प्ले मेथड चलेगा या चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले मेथड चलेगा? समझ रहे हो? ये कैलकुलेटर में आ जाओ, कैलकुलेटर के अंदर ये डिस्प्ले है हाई आई एम इन पेरेंट क्लास। यहाँ पे ये देखिए, चाइल्ड क्लास में है हाई आई एम इन चाइल्ड क्लास। तो कौन सा वाला प्रिंट होगा? जब आप ये लिखोगे, कौन सा वाला प्रिंट होगा, कैलकुलेटर वाला या इसका वाला? इसको जब आप रन करोगे, देखिए, हाई आई एम इन चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास का मेथड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे खूबसूरत चीज देखना, S1 डॉट, जैसे आप डॉट ऑपरेटर यूज करोगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप केवल, मैं लिख देता हूँ, यू कैन एक्सेस फील्ड्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा गलत कहा था, आई थिंक मैं उल्टा कह दिया था, सॉरी, फ्लो में। यू कैन एक्सेस फील्ड्स एंड मेथड्स, इस वाले पार्ट में स्पेसिफिकली, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यू कैन एक्सेस फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के फील्ड और मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, यू कैन एक्सेस द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास, बट only the overridden method is uh, accessed. Only the overridden method in the child class is accessed. In the child class. In the child class is accessed. समझ में आया? देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ला देते हैं, एक मिनट। हाँ, इसको यहाँ पे ला दिया और इसको यहाँ पे ला दिया और ये हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, यू कैन एक्सेस फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास के फील्ड और मेथड को एक्सेस कर सकते हो, बट केवल चाइल्ड क्लास का ओवररिडन मेथड आप कैलकुलेट कर, मतलब एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना S1 डॉट, देखिए ये तो S1 जो है, इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई, मतलब ये जो मेथड था ना चाइल्ड क्लास के अंदर, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला मेथड मल्टीप्लाई, ये आपको दिखेगा ही नहीं।
ये आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखिए मल्टीप्लाई कहाँ है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, ये जितने भी ए बी ये सब क्या है, कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर 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 कैलकुलेटर, हर जगह कैलकुलेटर लिखा है। देखिए कैलकुलेटर, समझ रहे हो मेरी बात। कैलकुलेटर क्लास के फील्ड्स और मेथड्स को आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप इस तरह से सिंटैक्स लिखते हो तो। बट वन एक्सेप्शन इज देयर कि ओनली द ओवर रिडन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, जो कि चाइल्ड क्लास में। देखिए डिस्प्ले जो है ये क्या लिखा है, हाई एम इन चाइल्ड क्लास, तो इसलिए इसने चाइल्ड क्लास का दे दिया। आई होप यू गॉट इट। उसी तरह से जब आप s1 डॉट ग्रीट लिखोगे, s1 डॉट ग्रीट लिखोगे तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखेगा, बाय। बाय कहाँ पे था, बाय कहाँ पे था, ये देखिए बाय मेरा यहाँ पे था, पे चाइल्ड क्लास के अंदर। ये देखिए चाइल्ड क्लास के अंदर बाय था, तो ये दोनों चाइल्ड क्लास के यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ओवर रिडन मेथड्स है दोनों। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बाकी आप मल्टीप्लाई को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, बट हाँ पेरेंट क्लास के ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट इट। दिस इज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। क्यों 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 ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि क्योंकि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म, एक मिनट, पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया था, ध्यान से सुनना, पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया था, ये जो डिसीजन था ये रन टाइम में लिया गया था। मतलब किस मेथड को मैं एग्जीक्यूट करूँ, पेरेंट वाले को या चाइल्ड वाले को, मतलब ओवर रिडन मेथड को मैं एग्जीक्यूट करूँ या ओरिजिनल वाले को। तो ये जो डिसीजन है, डिसीजन इज टेकन एट रन टाइम, एट रन टाइम। ठीक है, तो जो डिसीजन है वो रन टाइम में लिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। दिस इज व्हाट डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल अबाउट। आई होप यू गॉट इट। तो चलिए पीपीटी में आते हैं फिर से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है रेफरेंस वेरिएबल के बारे में, मैंने यहाँ पे बताया था क्लास में। ये सब क्लास के पीपीटी है। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और थोड़ा डिटेल में टाइम लेके मैंने पढ़ाया था। और बाकी जस्ट यही है। ठीक है, स्टैटिक हो गया, रन टाइम हो गया। आई होप मेथड ओवरराइडिंग आपको समझ में आ गया होगा और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म तो था ही मेरे पास। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू एनकैप्सुलेशन। अब ये थर्ड पिलर होने वाला है जिसमें हम एनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आप पढ़ लेना खुद से। ठीक है, एनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, डेटा हाइडिंग करते हैं। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है, तो कुछ डेटा को हम हाइड करना पसंद करते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि वो बाकी यूज करें। बाकी मतलब बेसिकली आउटसाइड ऑफ द क्लास वो यूज ना होने पाए। मतलब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, इनकैप्सुलेशन पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए, ओके, हेलो। तो इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए एक मिनट चेक कर लेते हैं मैंने, हाँ सही चल रहा है। इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक नया पैकेज बनाया, इनकैप 22 करके। ठीक है, और ये पैकेज बनाने के बाद इनको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको सेव करके कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखना ज़रा, ये मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, इस क्लास का नाम है बैंक अकाउंट है, ध्यान से देखना। और ये मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे पास कुछ फील्ड्स है। अब इस फील्ड्स के अंदर बैंक बैलेंस है। ठीक है, बाकी डिपॉजिट एक वेरिएबल बनाया मैंने, और एक विदड्रॉ। अब एक कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बनाया बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मेरे पास है दो मेथड, एक डिपॉजिट करने के लिए, एक विड्रॉ करने के लिए। जैसे ही आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना चाहते हो, ठीक है, जितना भी मनी आप डिपॉजिट करना चाहते हो वो आपको पैरामीटर में मेंशन करना पड़ेगा। मान लो आप 500 डिपॉजिट करना चाहते हो, सो यू हैव टू मेंशन इट इन द पैरामीटर। सेम गोज फॉर विड्रॉ। और यहाँ पे डिपॉजिट के केस में बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और विड्रॉ के केस में बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। इस कंस्ट्रक्टर को थोड़ा फिलअप करते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसी टाइम मैं बैंक बैलेंस को स्पेसिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा बैंक बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, दिस डॉट बैंक बैलेंस। ठीक है, एक मिनट, हाँ, बैंक, एक मिनट यहाँ पे आ जाएगा बैंक बैलेंस इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं बैंक बैलेंस। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा। एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है क्लास का, जहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए एक मेथड हो गया, विड्रॉ करने के लिए एक मेथड हो गया। बाकी ऑब्वियस सी बात है, आप बैंक अकाउंट यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हो।
अब इसको हम मेन मेथड में अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग बैंक अकाउंट क्लास का, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक और यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट, बैंक अकाउंट ए सी सी इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे जो ब्रैकेट होगा इस ब्रैकेट के अंदर हम बैंक बैलेंस को स्पेसिफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4000। तो मान लो मेरे पास इनिशियली मेरे बैंक के अंदर 4000 रुपीज़ है, ठीक है। इनिशियली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 4000 रुपीज़ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड है डिपॉजिट, उस डिपॉजिट को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 1000, मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ। ओके, डिपॉजिट करने के बाद जब मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ACC.बैंक बैलेंस, ठीक है। तो चलिए बैंक बैलेंस को चेक करते हैं कि डिपॉजिट करने के बाद मेरा बैंक बैलेंस कितना आता है। तो देखिए आपका जो बैंक बैलेंस है वो अपडेट हो चुका है 5000, क्योंकि आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया था 1000। उसी तरह से आप विड्रॉ मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेन मेरा जो एजेंडा है यहाँ पे ये आपको ये समझाने का है कि यहाँ पे डेटा हाइडिंग कैसे करेंगे। अब मान लो ये मेरे पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में मान लो मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ बैंक बैलेंस को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ चीज़ें आप हाइड करना चाहते हो, राइट। आप अपना एटीएम नंबर किसी को नहीं देना चाहते। उसी तरह से मान लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बैंक बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बैंक बैलेंस को हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मेन मेथड में जाता हूँ, इस यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ बैंक बैलेंस डॉट, सॉरी नॉट बैंक बैलेंस डॉट, मैं लिख सकता हूँ ACC डॉट बैंक बैलेंस इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं बैंक बैलेंस को प्रिंट करूँ, ध्यान से देखना, ये देखिए मैं इसको नीचे ला दिया, तो सबसे पहले मेरे पास 4000 रुपीज़ था, फिर मैंने डिपॉजिट किया 1000, 5000 हो गया। बट यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, बैंक बैलेंस को मैंने 0 कर दिया। तो जब आप बैंक बैलेंस को प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा 0। आपको लगेगा कि भाई सारे पैसे गए मेरे, कहाँ गए। तो यू डोंट नीड दिस, राइट। यू डोंट वांट अदर्स स्पेशली इस केस में आउटसाइडर, या फिर आप कह सकते हो क्लास आउटसाइड द क्लास, ठीक है। यू डोंट वांट अदर्स मतलब आउटसाइडर जो भी है, आउटसाइड द क्लास, टू अपडेट बैंक बैलेंस टू अपडेट बैंक बैलेंस। तो फिर क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या है। द सोल्यूशन इज जस्ट आपको यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्राइवेट, ठीक है। एक मिनट, जिसका नाम होगा प्राइवेट प्राइवेट। तो आपने जैसे ही इसको प्राइवेट किया, देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन आ रहा है, खैर इसको मैं बाद में समझाऊंगा कि रेड लाइन क्यों आ रहा है, बट इसको मैंने प्राइवेट कर दिया। जैसे ही आप इसको प्राइवेट करोगे यहाँ पे आपको रेड लाइन देखने को मिल जाएगा, मतलब आप बैंक बैलेंस को ना मॉडिफाई कर सकते हो ना एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, यू कैन नॉट मॉडिफाई। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। यू कैन नॉट मॉडिफाई you cannot modify as well as access आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते थे, राइट, बैंक बैलेंस को। आप करवाना चाहते थे बैंक बैलेंस को, तो एक्सेस हुआ ना। तो यू कैन नॉट मॉडिफाई एज वेल एज एक्सेस द बैंक बैलेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्राइवेट कीवर्ड, ओके। तो यहाँ पे आप ना मॉडिफाई कर सकते हो ना आप एक्सेस कर सकते हो। दिस इज व्हाट डेटा हाइडिंग इज ऑल अबाउट। आपने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब एक्सेस मॉडिफायर में आपने पढ़ा था कि प्राइवेट का काम क्या है। प्राइवेट का काम है कि आप जिस भी पैरामीटर को प्राइवेट बना रहे हो उस पर्टिकुलर को आप सिर्फ क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। देखिए क्लास के अंदर आप यूज कर लो, यहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं है, बट आप बाहर यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द सोल्यूशन तो इसको मैं कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। सो सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन तो देखिए क्या होगा। सोल्यूशन के तौर पे मुझे यहाँ पे गेटर्स और सेटर्स यूज करना पड़ेगा टू एक्सेस दिस बैंक बैलेंस एंड टू मॉडिफाई इट, ठीक है। एक्सेस करने के लिए आपको एक गेट मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं रेड लाइन के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे लिखा है क्रिएट गेटर एंड सेटर फॉर बैंक बैलेंस, तो आपको जस्ट इसमें क्लिक कर देना है,
यहाँ पे लिखा है यूज सेटर एंड गेटर सेम एज फील्ड, और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके इसको करोगे, आपको नीचे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक सेटर और गेटर आपको मिल चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे बोला क्या है। बाकी आप इसको मैनुअली भी लिख सकते थे, ओके, बाकी आप इसको मैनुअली भी लिख सकते थे। ठीक है, सेटर्स एंड गेटर्स। तो ये जो गेटर है ये काम आता है मॉडिफाई करने में। ठीक है, ये जो है ना बिलो में, ये है गेटर। गेटर का मतलब है एक्सेस। आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, यू कैन ओनली एक्सेस, यू कैन ओनली एक्सेस द बैंक बैलेंस। ठीक है, इस मेथड का यूज करके आप बैंक बैलेंस को, ये जो बैंक बैलेंस जो प्राइवेट था उसको आप एक्सेस कर सकते हो। रेड लाइन भी हट चुका है बैंक बैलेंस से, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये जो है ये मेरे पास है एक सेटर, ये मेरे पास क्या है, एक सेटर। ये सेटर क्या करेगा, सेटर मॉडिफाई करने में हेल्प करेगा। सेटर क्या करेगा, मॉडिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, बैंक बैलेंस इक्वल टू बैंक बैलेंस, मतलब यहाँ पे जो भी आप बैंक बैलेंस लिखोगे मॉडिफाई कर देगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद जो सोल्यूशन में आएंगे, अब मान लो मुझे एक्सेस करना है बैंक बैलेंस, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, गेट बैंक बैलेंस मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे बैंक बैलेंस आ जाएगा। इसको ऑब्वियसली बात है, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा हमें। ओके, लेट्स प्रिंट इट, लेट्स प्रिंट इट। ओके, तो बैंक बैलेंस 5000 आ गया। ठीक है, मतलब यू कैन एक्सेस, आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो यूजिंग 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 गेट मेथड, यूजिंग गेट मेथड। ठीक है, यूजिंग द गेट मेथड, यूजिंग द गेट मेथड आप बैंक बैलेंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, आप लिखोगे ए सी सी डॉट सेट बैलेंस, ये देखिए सेट कहीं पे लिखा होगा, सेट बैंक बैलेंस टू 0। तो जब आप सेट करोगे, सेट करने के बाद भी यही चीज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ओके, अब इसको रन करेंगे, रन करने के बाद यहाँ पे देखिए 5000 फिर 0। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई प्राइवेट करने का फ़ायदा क्यों, आप तो उसको फिर भी एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन यूजिंग अ मेथड, यूजिंग अ मेथड, आप इसको डायरेक्टली एक्सेस भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, यूजिंग अ मेथड ओनली इट इज़ पॉसिबल। ओके, आई होप यू गॉट इट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन द डेटा हाइडिंग प्रोसेस। यही था एनकैप्सुलेशन, जहाँ पे आप कोई भी एक पैरामीटर को प्राइवेट करते हो, उसके बाद आप उसका करस्पॉन्डिंग सेटर्स एंड गेटर्स बनाते हो। ये बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी फील्ड को प्राइवेट कर रहे हो तो उसका गेटर और सेटर आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको बनाना ही पड़ेगा, वरना बाद में चल के दिक्कत आ सकती है जब आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे या फिर मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे। ओके, सो लेट्स कंप्लीट दिस। यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ही है ये सब। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, द फील्ड्स ऑफ अ क्लास कैन बी मेड रीड ओनली और राइट ओनली। ठीक है, आपके ऊपर है, अगर आप गेट मेथड यूज करते हो तो रीड ओनली, राइट ओनली अगर आप करना चाहते हो तो सेट। अ क्लास कैन हैव टोटल कंट्रोल ओवर व्हाट इज स्टोर्ड इन इट्स फील्ड्स, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, व्हेन अ वेरिएबल इज मेड प्राइवेट इट कांट बी एक्सेस्ड, कांट बी मॉडिफाइड आउटसाइड द क्लास, इसी को डेटा हाइडिंग कहते हैं। सोल्यूशन क्या है, गेटर्स एक्सेस करने के लिए और सेटर्स मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो लास्ट पिलर होने वाला है। देखिए, हमने 3 पिलर कवर कर लिया, एक पॉलीमॉर्फिज्म इजी था, इनहेरिटेंस इजी था, इनकैप्सुलेशन भी इजी था, एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा लंबा चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आपको कई सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मेनली हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक इंटरफेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्शन जो है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास में इसको अच्छे से समझाया था। बेसिकली है क्या कि मान लो आपके पास सेंडर और रिसीवर है, राइट। अब आप ईमेल करना चाहते हो, आप मान लीजिए रिसीवर मैं हूँ और सेंडर आप हो। यू वांट टू ईमेल मी समथिंग, ओके, यू वांट टू ईमेल मी अबाउट योर डाउट्स और समथिंग एल्स। मान लो मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, आप उस असाइनमेंट का सोल्यूशन मुझे ईमेल के थ्रू भेज रहे हो। अब एक अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे है। ठीक है, अब ये ईमेल आप क्या करते हो, आप जस्ट अपना ईमेल अकाउंट डालते हो, फिर आप लिखते हो टू, फिर मेरा मेरा ईमेल अकाउंट आप लिख देते हो, राइट, बिकॉज यू वांट टू सेंड द डॉक्यूमेंट टू माय ईमेल। ओके, तो आप सिर्फ मेरा ईमेल एड्रेस लिखते हो। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद क्या होता है, ये मेरे पास ईमेल पहुंच जाता है, राइट। तो बेसिकली हम लोग इसी तरह से बात करते हैं कि हाँ आपने ईमेल लिखा, आपने मैसेज लिखा और ये चला गया। बाकी जो इनर इम्प्लीमेंटेशन है, ये
आप नहीं देखते हो, राइट? ऑब्वियसली बात है, इनर इम्प्लीमेंटेशन होता है। आप सर्वर, गूगल जीमेल का जो सर्वर है उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, राइट? आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट को इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में भेज दो, राइट? क्योंकि कई सारे कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर्स को पहचानने का तरीका क्या होता है? आईपी एड्रेस। तो इनर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हिडन रहता है, राइट? वो हिडन रहता है। बाकी यूआई हमें हेल्प करता है हर एक चीज़ करने में। सो दैट इज़ व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट। यही होता है एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में है, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या है? मान लो मेरे पास स्टैक है, स्टैक में आप पुश और पॉप करते हो, राइट? अगर जिसको स्टैक नहीं पता उसको ये समझने में थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत दिक्कत आ सकता है, ठीक है? तो होता क्या है कि आप, जो मेन मेथड है मेरा, ठीक है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। जो मेरा मेन मेथड है, ठीक है, जो मेरा मेन मेथड है, एक मिनट। जो मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर जब आप लिखते हो पुश टू, तो इसका मतलब ये है कि जो टू है उसको आप केवल यहाँ पे पुश कर देते हो। मतलब स्टैक के अंदर ये टू, ये जो टू है, ये जो टू है, ये स्टैक के अंदर चला जाता है, राइट? तो बेसिकली आपने यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो? कोड लिख रहे हो, अपना ओरिजिनल कोड। वहाँ पे आप क्या मेंशन कर रहे हो? व्हाट टू डू। यू आर मेंशनिंग व्हाट टू डू। क्या क्या करना चाहिए आपको? आप सिर्फ टू को उठा के पटक दो स्टैक में। बाकी कैसे पटकोगे, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, क्या ये एरे है या फिर लिंक्ड लिस्ट है या फिर क्या है, इससे हमें कोई फायदा, मतलब हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो इंसर्शन एलिमेंट इन द स्टैक। तो इसका जो इनर इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं और लिखा हुआ रहता है, राइट? आप मैन्युअली भी लिख सकते हो, या फिर जो स्टैक का एक मतलब जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आपको स्टैक मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? आपको केवल जो व्हाट, ये जो क्वेश्चन होता है ना व्हाट, इससे मतलब होता है, राइट? हाउ, कैसे हो रहा है, ये आप नहीं जानते। दैट्स व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट। दैट्स व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है। अब एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, ठीक है? ये आपके लिए भाई, आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है? बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है। जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, चलिए पढ़ते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन, देखिए एब्स्ट्रैक्शन एक कंसेप्ट है, ये हर जगह यूज़ कर सकते हो आप, राइट? ये वर्ड आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। इवन कंप्यूटर साइंस में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जब आप पढ़ते हो, स्टैक पढ़ते हो, लिस्ट पढ़ते हो, बाकी जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क तो पूरा एडीडी के ऊपर ही खड़ा है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, खैर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड द सेकंड वन इज यूजिंग एन इंटरफेस, ठीक है? यूजिंग एन इंटरफेस। तो पहले पढ़ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो चलिए इक्लिप्स आईडी के अंदर, तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे बनाने होंगे। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए मैंने कहा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देख लेते हैं एक बार, ठीक है? इक्लिप्स आईडी में। तो यहाँ पे हमने एक पैकेज बनाया है एब्स्ट्रैक्ट ट्यूटो नाम करके, ठीक है? तो इसके अंदर एक मेन मेथड मैं बना देता हूँ, ठीक है? एक मेन मेथड होगा, मान लो एब्स्ट्रैक्ट मेन, ठीक है? ये हो जाएगा मेरा मेन क्लास का नाम, ठीक है? और इसके अंदर मेरे पास क्या होगा? एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? तो ये हो गया मेरे पास मेन क्लास, ठीक है? इसी इसी के अंदर हम कोड लिखेंगे, ओके? अब आते हैं नया क्लास। इस बार जो क्लास बनाने वाले हैं हम लोग, ये होगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? एक होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम होगा, मान लो हम इसको दे देते हैं नाम कैलकुलेटर, ठीक है? कैलकुलेटर। तो ये एक नॉर्मल क्लास की तरह आपने इसको जो है बना दिया, ठीक है? अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए सिर्फ एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिस कीवर्ड का नाम है एब्स्ट्रैक्ट, और बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एक नॉर्मल क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिफरेंट है, ये हमें देखना है। तो देखिए लगभग हर एक चीज़ सेम है, ठीक है? आप कह सकते हो कि क्लास एक सबसेट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है? खैर सबसेट पूरा पूरी तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ ऐसे ही है। मान लो इसके अंदर आप फील्ड्स डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मली करते हो। मान लो आपने यहाँ पे इंट एक्स कर दिया, फिर इंट वाई कर दिया, ये फील्ड्स हो गए मेरे पास। और आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर जो होगा वो, मान लो मेरा जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में पैरामीटर्स लेंगे हम लोग, इंट एक्स और इंट वाई। और यहाँ पे एक मिनट, और यहाँ पे ये हो जाएगा दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई। तो आपने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, ओके?
उसके बाद नॉर्मल क्लास में क्या होता है, मेथड्स होते हैं, तो इसमें भी मेथड्स ऑब्वियसली आप बना सकते हो। मान लो आपने एक मेथड बना दिया ग्रीट नाम का, ठीक। तो इस मेथड को जब भी एग्जीक्यूट करेगा ये कैलकुलेटर, तो ये देगा, ये एक आउटपुट देगा, एक प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि हाय वेलकम, चलो वेलकम, वेलकम टू माय कैलकुलेटर, ठीक है, वेलकम टू माय कैलकुलेटर, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। एक नॉर्मल क्लास की तरह हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बना दिया। अब इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज कर सकते हो। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होता है, तो देखिए, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझाया था कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो ये आपको पता नहीं चलेगा। द इनर इम्प्लीमेंटेशन विल बी केप्ट हिडन। तो यहाँ पे जो मेथड मैं लिखूंगा उसमें कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉक इन द सेंस, पूरा ये जो नॉर्मल मेथड है इसको हम कॉन्क्रीट मेथड कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट मेथड। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट मेथड, ठीक है, कॉन्क्रीट मेथड। और एक हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिमिलरली एक रिटर्न टाइप दे दो, मान लो इंट, और ये कैलकुलेटर क्या करेगा, एक एडिशन ऑपरेशन करेगा, मान लो, ठीक है, एडिशन। इसने एक एडिशन ऑपरेशन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक रेड लाइन आ रहा है, क्योंकि क्योंकि ये देखिए, इसके अंदर आप नॉर्मल कॉन्क्रीट मेथड्स भी लिख सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी लिख सकते हो, बट डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो एक कीवर्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो कि होगा अगेन, अगेन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपने लिखा एब्स्ट्रैक्ट इंड एडिशन, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया जिसमें सिर्फ आपने एक मेथड को डिक्लेयर किया है। बाकी इस मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप किसी दूसरे क्लास में आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से मान लो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट इंड सब्सट्रैक्शन भी आ जाएगा, मान लो सब नाम का बना दिया मैंने, और एक मान लो मल जो कि मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। तो तीन मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यहाँ पे आ गए, ठीक है। यही होता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे कहा गया है कि जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मे और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ, ये थर्ड पॉइंट देखना, इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अब इंस्टेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप इस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर पाओगे, मतलब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। जैसे देख लो, ये कैलकुलेटर क्लास है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इंस्टेंशिएट करके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, ऑब्जेक्ट इसी तरह से बनाते हैं, राइट। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो 3,4 दिया मैंने। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, रेड लाइन के ऊपर होवर करोगे तो लिखा है कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर को इंस्टेंशिएट नहीं कर पाओगे, ओके, नॉट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो भाई इसका काम क्या है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आपको एक दूसरा क्लास बनाना पड़ेगा जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए, ठीक है। तो एक दूसरा क्लास हमें बनाना पड़ेगा। मान लो आपने बनाया फंक्शनल कैलकुलेटर, ठीक है, तो इसके अंदर हम फंक्शंस लिखेंगे ना, फंक्शनल कैल, फंक्शनल कैलकुलेटर। तो ये मेरे पास क्लास, नया जावा क्लास आ गया फंक्शनल कैलकुलेटर। अब मुझे इनहेरिट करना है, ठीक है, मुझे इनहेरिट करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, कौन, कैलकुलेटर। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेटर, तो देखो यहाँ पे एक रेड लाइन आ रहा है, इस रेड लाइन के ऊपर होवर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है। तो मैंने इनहेरिटेंस में पढ़ाया था, सुपर कीवर्ड का यूज मैंने दिखाया था, ठीक है। तो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास एक कंस्ट्रक्टर बन के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक फंक्शनल कैलकुलेटर का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें काम हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ऑटो जनरेटेड है ये, देख सकता। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया, एक्स और वाई मुझे मिल जाएगा फ्रॉम द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे फिर से रेड लाइन दिखा रहा है, रेड लाइन के ऊपर होवर करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ये जो मेथड्स था ना,
मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरे क्लास में आपको लिखना पड़ेगा जो इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा। तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो इसी के अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का। तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करना ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो आपके पास देखिए ये 3 आ गए यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन के साथ। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप मेथड ओवरराइडिंग ही तो कर रहे हो। इन एब्स्ट्रैक्शन ऑल्सो आप मेथड ओवरराइडिंग ही कर रहे हो, ठीक है, आप इनको ओवरराइड कर रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे तीनों को ओवरराइड किया जा रहा है। ओवरराइड करने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मान लो लिख दिया आपने एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे आपने लिख दिया एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, समझ में आ, देखिए 3 मेरे पास मेथड यहाँ पे आ गए। तीनों मेथड के अलग अलग ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, इनका इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरा इनर इम्प्लीमेंटेशन है। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का इनर इम्प्लीमेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन का इनर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मेरे पास एक क्लास हो गया जिसके अंदर आपने इम्प्लीमेंटेशन को लिख दिया। अब आप आएंगे मेन मेथड में। मेन मेथड में अब क्या करना पड़ेगा, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैलकुलेटर कैल इक्वल टू न्यू फंक्शनल 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 कैल फंक्शनल कैल, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप दे दो 5,3। ठीक है, 5,3। तो ये एकदम वैलिड है, देखिए कोई रेड लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, आपने उस पर्टिकुलर मेथड मतलब प्रैक्टिस को यूज किया जहाँ पे हम लिखते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड। याद आ रहा है, ये वही वाला है ना, पेरेंट ओबीजे ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, और फिर क्या आएगा, चाइल्ड। समझ रहे हो, ये वो वाला फॉर्मेट है जो हमने डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में देखा था। अब याद करो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप इस कैल वेरिएबल, ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट ऑपरेटर यूज करके आप केवल इस कैलकुलेटर क्लास के एट्रीब्यूट्स और फील्ड को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो आप, ये देखिए ग्रीट हो गया, एडिशन हो गया, एक्स वाई, ये सब क्या है, ये सब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं कैलकुलेटर क्लास का। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, कहीं पे भी फंक्शनल कैलकुलेटर नहीं लिखा है। ठीक है, ये तो होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में, हमने यही पढ़ा था। अब मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, मान लो ऐड। अब ये एडिशन, ये एडिशन, ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कि केवल ओवररिडन मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे। ये एडिशन जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे आएगा ये, इस एडिशन को देखेगा, अच्छा यहाँ पे एक एडिशन मेथड, ये चाइल्ड क्लास में जाएगा, चाइल्ड क्लास में देखेगा, अच्छा यहाँ पे ओवररिडन मेथड है, तो डिसीजन, डिसीजन क्या लेगा कंपाइलर, किसको एग्जीक्यूट करेगा, ऑब्वियस सी बात है इसी को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास के ओवररिडन मेथड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। ठीक है, वही चीज मैंने कहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कैल डॉट एडिशन आप लिखोगे तो क्लियरली आपका आंसर 9 आना चाहिए। तो सिस आउट करते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है यहाँ पे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्या हो गया, ध्यान से देखना, इसका आंसर आना चाहिए 9। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए 8, सॉरी नॉट 9, 8, 5 प्लस 3 से 8, 5 प्लस 3 से 8। ओके, तो यहाँ पे आ गया 8। समझ में आया आपको, ठीक है, कितना ईजी था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये देखिए सेकंड पॉइंट पढ़िए, बट इफ अ क्लास हैज एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन द क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। समझ रहे हो, अगर इसका मतलब यही है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिख सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, हमने ये देख लिया। फोर्थ पॉइंट देखो, टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू इनहेरिट इट फ्रॉम अनदर क्लास, एक दूसरे क्लास से आपको इनहेरिट करना पड़ेगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने के लिए। ओके, ओके, गॉट इट। और क्या होगा, लिखा है कि प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशंस टू द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन इट, तो उसी क्लास में आपको इम्प्लीमेंटेशन भी देना है, वही चीज हमने किया। इफ यू इनहेरिट, लास्ट पॉइंट देखना, इफ यू इनहेरिट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशंस टू ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आपको देना ही पड़ेगा। जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, हर एक जितने भी 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, उन तीनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस क्लास में जो इनहेरिट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ओके, तो आई होप एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आते हैं थोड़ा आगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। सेकंड पॉइंट देख लो, यू हैव टू प्लेस द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ये तो हमने देख ही लिया था। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन्स अ मेथड सिग्नेचर बट नो मेथड बॉडी, देखा था हमने कि कोई मेथड बॉडी होता ही नहीं है उसमें, उसमें तो केवल मेथड सिग्नेचर होता है। इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रेसेस एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विल हैव अ सेमी कॉलन एट द एंड। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब आते हैं इंटरफेस में। अब देखिए इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या है। तो इंटरफेस में
हम एक इंटरफेस पहले बना के देखते हैं इक्लिप्स IDE के अंदर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक नया कैलकुलेटर हम बनाना चाहते हैं यूजिंग एन इंटरफेस। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लास के नीचे ही आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, नेम में लिखना है कैलकुलेटर 2, ठीक है, कैलकुलेटर। तो ये हो गया कैलकुलेटर 2, अंडरस्कोर दे देते हैं, हाँ कैलकुलेटर 2। तो इसको फिनिश करेंगे अपन, और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये मेरे पास एक इंटरफेस बन गया। यहाँ पे आइकन भी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेस। इंटरफेस की क्या खासियत है, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही तरह तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ, इसमें केवल आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो। आप इतना पकड़ के चलो, यहाँ पे कोई भी मेथड्स आप नहीं लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे नो मेथड्स, नो मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, कोई भी मेथड और एट्रीब्यूट आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ओके। बाकी यहाँ पे आप ओनली ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिख सकते हो, यहाँ पे ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट मेथड आप नहीं लिखते हो, राइट। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है, आप केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इंट ऐड दे दिया आपने, जैसे मान लो ये हो गया ऐड 1, और इसको मैंने दे दिया सब 1, मतलब सब सब्सट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको इंट, मान लो सब 1 हो गया मल 1, ठीक है, ठीक है। आप कोई भी मेथड यहाँ पे दे सकते हो, आप ग्रीड भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये हो गया मेरे पास तीनों मेथड्स, तीनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो पढ़ लो, यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस इंटरफेस को भी इंस्टेंशिएट डायरेक्टली नहीं कर सकते। इट्स सेम एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आपको इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो एक दूसरा क्लास बनाना पड़ेगा हमें जो कि इसको इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो हम देंगे यहाँ पे फंक्शनल कैल 1, फंक्शनल कैल 1, ठीक है। तो इसको हम फिनिश कर देते हैं। फंक्शनल कैल 1 ये क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा क्या, नहीं। एक इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए आपको जो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा वो होगा इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स, ध्यान से देखना, इम्प्लीमेंट्स। फिर क्या होगा, कैलकुलेटर 2। तो इसने किसको इम्प्लीमेंट किया, इसने कैलकुलेटर 2 को इम्प्लीमेंट किया, समझ रहे हो। तो बेसिकली एक इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए आपको इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ओके। दिमाग में रहेगा ये चीज। अब इसके ऊपर होवर करो और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ऑब्वियस सी बात है, एक ही पूरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ये मेरा इंटरफेस था। इस इंटरफेस में ये जो 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आपने लिखे थे, इन तीनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि इंटरफेस में कोई मेथड नहीं होता, एट्रीब्यूट नहीं होता, और कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता। तो नो कंस्ट्रक्टर, नो कंस्ट्रक्टर्स, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्टर खुद से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने इंट एक्स इंट वाई दे दिया, और फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो कंस्ट्रक्टर बना दो भाई, कौन रोक रहा है। फंक्शनल, फंक्शनल, एक मिनट, कैल 1, ठीक है, फंक्शनल कैल 1। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हो, और इसके पैरामीटर के अंदर आप लिखोगे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे दिस, अच्छा एक मिनट हो गया, एक मिनट, अरे सब, अरे यार, ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप, इंट एक्स इंट वाई दिस डॉट एक्स इक्वल टू दिस डॉट वाई। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इंटू वाई, ठीक है। समझ लो मेरी बात। तो इसको सेव कर लेता है, एक मिनट, सेव हो गया, हाँ सेव हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो इसको भी सेव कर लेता है, तो ये भी सेव हो गया, ओके। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपको खुद से बनाना पड़ा, ठीक है। और इंटरफेस था तो केवल मेथड से मतलब है, तो आपने मेथड को भी यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे भी करोगे, ठीक है, एक मिनट, आप क्या कर रहे हो, इस बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इंटरफेस का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर 2, कैलकुलेटर 2, और यहाँ पे लिखेंगे कैल 1 इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सॉरी नॉट कैलकुलेटर, हम लिखेंगे फंक्शनल कैल, ठीक है, फंक्शनल, फंक्शनल कैल 1, ठीक है, फंक्शनल कैल 1। और यहाँ पे लिख देंगे 5,3 अगेन, देखते हैं सेम आंसर देता है कि नहीं, ठीक है।
और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे किसको, कैल वन डॉट, क्या है कि इसको एडिशन, मतलब ये ऐड वन, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है, और दोनों तरफ मेरे पास 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने यूज़ किया था यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यहाँ पे हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, इंटरफेस का यूज़ करके। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास अगेन मैं बता देता हूँ, ये इंटरफेस था। इंटरफेस में कोई मेथड, कोई एट्रीब्यूट, कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते हो, बिना कीवर्ड के भी आप लिख सकते हो, विद कीवर्ड भी आप लिख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। एक दूसरा क्लास हमें लेना पड़ा जो कि इनहेरिट करेगा इसी इंटरफेस को, और एक इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है इम्प्लीमेंट्स। उसके बाद हमने क्या देखा, फील्ड्स हमने लिया, कंस्ट्रक्टर बनाया, और फिर तीनों मेथड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तीनों मेथड को ओवरराइड कर दिया। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म से ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो बेसिकली, है ना। रन टाइम में डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे अचीव कर रहे हो, ठीक है। आप इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरे क्लास में लिख रहे हो, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, बताया था। ऑल ऑफ द मेथड इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट, ओके, बताया था। यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट मेथड आप यूज नहीं कर सकते, लिखा भी हुआ है, नो कॉन्क्रीट मेथड। एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड, ओके, ये भी मैंने बताया था। बाकी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द ओनली फील्ड्स दैट कैन अपीयर इन एन इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर्ड बोथ स्टैटिक एंड फाइनल। मतलब अगर आप कोई फील्ड इंट्रोड्यूस कर भी रहे हो तो उसको स्टैटिक और फाइनल दोनों होना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर एक फील्ड देने की कोशिश की, ठीक है। एक फील्ड अगर आप दोगे तो उसको पब्लिक होना पड़ेगा, फिर स्टैटिक, और फिर फाइनल। फाइनल मान लो पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, इक्वल टू 0। तो देखो ये इसने ले लिया, कोई रेड लाइन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ वैलिड, दिस इज वैलिड, ओके, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। मतलब अगर आप एक, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फील्ड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसका नाम है काउंट, और इसके आगे आपको ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक और फाइनल दोनों होना चाहिए ये काउंट, तब जाके आप इंटरफेस के अंदर इसको लिख सकते हो। बाकी नॉर्मल मेथड्स, सॉरी नॉर्मल एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ओके। फिलहाल हमें इसका कोई काम नहीं है इस बार, ठीक है। एन इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय अ क्लास, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय अ क्लास, ये भी हमने देखा था। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करके आप इनहेरिट कर सकते हो। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देखिए प्रीवियस इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ था, देखिए, नॉट पॉसिबल, कि क्लास ई, ये मेरा क्लास ई है, ये जो क्लास ई है, ये क्लास ई ए बी सी डी चारों को एक साथ इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन इम्प्लीमेंट कर सकता है, एक इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। मान लो ए बी सी डी चारों क्या है, इंटरफेसेस है। तो एक क्लास, अगर मैं बोलूँ क्लास ई, ये क्या कर सकता है, ये चारों इंटरफेसेस को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकता है। मान लो आपने ए क्लास के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा, बी क्लास के अंदर आपने डिवीजन का और सब्सट्रैक्शन का एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा। फिर आपने क्या किया, एक क्लास बनाया जो इंप्लीमेंट कर रहा है दोनों को, और दोनों के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इसने ओवरराइड करके यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर दिया, मान लो। तो यही होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपने इनहेरिटेंस इंटरफेस पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ लिया। अब आते हैं डिफरेंस की, क्या की डिफरेंस है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो ये आप खुद से पढ़ लेना, मैंने ज़्यादातर डिफरेंसेस मैंने खुद से आपको बता दिया है, ठीक है। इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लो, हर एक चीज़ मैंने अभी अभी आपको कह दिया, ओके। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में, ठीक है। और एक मिनट, तो गाइज एक मिनट, हाँ। तो गाइज ये था हमारा वन शॉट, यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पिछले वाले वीडियो में देखा था, और ये जो वीडियो था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 4 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया, ठीक है। अब लास्ट लास्ट जाते जाते मैं आपको एक जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि इसी चैनल
के वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो वेबसाइट के अंदर आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कोर्स किन लोगों के लिए है? ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। मान लो, देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में जावा भी है और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा विथ पीवाईक्यूज। जैसे जावा के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा एकदम इनिशियली, कोई भी लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो एकदम, मान लो आप सी पढ़ते हो, सी प्लस प्लस पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, तो आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है? आपको पहले जो सिंटैक्स है वो आपको समझाया जाता है कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा टाइप्स पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे लूप्स हो गया, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, धीरे धीरे डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरेज हो गया, ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा का। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, सिखाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, इस कोर्स में आपको जावा ये जो सर हैं ये पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ ऊप्स तो नहीं होगा, बाकी आपके सिलेबस में जो जो आपने देखा ही होगा सिलेबस, जैसे डिज़ाइन पैटर्न हो गया, जावा स्विंग वगैरह, हर एक चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह, ठीक है। तो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे पीवाईक्यूज भी हम कराते हैं, ठीक है, फुल कंसेप्ट के साथ, ओके। अब ये जो कोर्स है ये एक नॉमिनल प्राइस में हम यहाँ पे आपके पास लेके आ रहे हैं, जिसका प्राइस है 349 ओनली, ठीक है। 349 में आपको ये दोनों कोर्स एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वेबसाइट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हर एक चीज़ का, ठीक है। खैर एक डेमो लेक्चर के हिसाब से आई थिंक ये जो लेक्चर मैंने अभी लिया है, ठीक है, जावा उप्स का वन शॉट, ठीक है, इसको आप ऐसे डेमो ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप ये कोर्स ज़रूर से परचेज कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। खैर, अब आते हैं हम यहाँ पे, वन शॉट हमारा खत्म होता है फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स। मैंने जो जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया, जो जो थ्योरी मेरे स्लाइड में आपको दिखेगी, ठीक है। देखिए स्लाइड उतना ज़्यादा भी मैंने मतलब इंटरेक्टिव है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर्स आपको मेरे स्लाइड में मिल जाएगा, ओके। तो ये स्लाइड्स को आप थोड़ा स्टडी कर लेना अच्छे से। बाकी ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया था इसलिए आपको ऑलरेडी मार्किंग्स दिख रहे होंगे, बट हाँ, ये बेसिकली मेरे क्लास नोट्स ही हैं। खैर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर मैं यूट्यूब में पता नहीं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, बट हाँ, ये वन शॉट खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।